में तजावीज़, सेहत, तालीम, कौम नए माली साल की वजह में नजरअंदाज। हुकूमत वक्त के लिए समाजी इस्तेकाम और कौमी तरक्की बड़ा चैलेंज। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम लाहौर में माहिर कानून, साबिक कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राना गुलजार अहमद साहब के साथ आपके दफ्तर में मौजूद हैं। कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान, कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वेलकम। कैसे हैं सर आप? तशरीफ लाए आज़ाद कश्मीर से, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आज़ाद कश्मीर तो जो हमारी शहर आ गया है, हम बड़ा प्यार करते हैं आज़ाद कश्मीर से। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम राना गुलजार अहमद है। मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी सर में। हम इस बाद में आएंगे। ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट कसूर तहसील चुनिया से ताल्लुक। दुनिया से ताल्लुक है, माशाल्लाह। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। मैंने जो मेरी इब्तिदाई तालीम है और पैदाइश है वो तो वहाँ हमारा एक कस्बा है जी, शम्स फरोज का नाम है। और उसके साथ ही हमारी ज़मीनों में अब्बा जी ने अपना गाँव बनाया, उसका नाम कोट चौधरी गुलाम अली जी। तो बड़ा ही बैकवर्ड एरिया था। जब मेरी पैदाइश हुई तो उस वक्त वहाँ पे कोई स्कूल प्राइमरी भी नहीं था जी, और ज़राए आमदोरफ्त भी नहीं थे और बिजली भी नहीं थी जी, यानी जितना कोई मैक्सिमम बैकवर्ड हो सकता है एरिया वो हमारा इलाका था। तो जब मेरी पैदाइश हुई और मैं स्कूल जाने के काबिल हुआ तो उस वक्त अब्बा जी मुझे बताते हैं कि वो सेक्रेटेरिएट में आए। यहाँ पे यासीन भट्टू थे उस वक्त के मिनिस्टर तालीम जी, उनको मिले और वहाँ से उन्होंने स्कूल मंजूर करवाया जी। और फिर वो स्कूल प्राइमरी बना तो पहला लड़का मैं वहाँ दाखिल हुआ। कौन से सन की बात है सर? ये सन की होगी 64 के राउंड अबाउट होगी राइट जी। तो उस वक्त वहाँ फिर वो मेरे साथ जाहिर है उस गांव के कोई एजुकेशन तो थी नहीं जी, जी। तो बड़े बड़े लड़के भी वो ऐसे स्कूल से बाहर ही थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दाखिल हुए। तो इस तरह से वहाँ से प्राइमरी किया। तो फिर मिडिल स्कूल बड़ा दूर था, कोई वहाँ से गांव से कोई 8 किलोमीटर के दूर पे था। तो ज़राए आमदोरफ्त भी नहीं थे और फिर एक साइकिल मुझे लेके दे दिया गया और उस साइकिल से मैं रोज़ाना वहाँ पे जाता था। मेरी टांगें भी शायद कम बड़ी मुश्किल से पूरी आती थी। तो वहाँ से मिडिल किया। मिडिल के बाद फिर इम्तहान आ गया कि हाई स्कूल और दूर था तो हाई स्कूल वहाँ से 15 किलोमीटर था। तो फिर साइकिल से जाना और साइकिल से आना और वहाँ से मैट्रिक की। तो यहाँ पे लाहौर आ गए और लाहौर में फिर बाकी एजुकेशन की और यहाँ पे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ किया। कौन से सन में लॉ किया सर? मैंने 84-85 में लॉ कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज उस वक्त एक ही लॉ कॉलेज होता था पंजाब में। अब तो बहुत सारे खुल गए प्राइवेट और दूसरे, लेकिन उस वक्त एक ही कॉलेज था पूरे पंजाब के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ। 1964 आपके दौर के अपनी दौर की बात करते हैं कि माजी में निज़ाम तालीम में हम जब दाखिल थे तो हमने ज़मीनों पर बैठकर तालीम हासिल की, टैटों पर बैठकर तालीम हासिल की। फिर हमने 6th क्लास से डेस्कें देखी, इंग्लिश किताब देखी। तो वो दौर अच्छा था, ये आज का दौर अच्छा है? नहीं, मैं समझता हूँ अगरचे जाहिर है जितनी भी एडवांसमेंट हुई है वो एजुकेशन में होनी चाहिए। कौमें तरक्की करती हैं वक्त के साथ साथ जी। तो ये तो एक वक्त का तकाजा है कि उसमें जो है तरक्की की जाए, डेवलपमेंट की जाए, जो नई नई साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं उनसे मुतारफ किया जाए। लेकिन माजी का ये था कि माजी में एक तो सिंपल थी आप तो ओवरबर्डन स्टूडेंट्स को दिया जाता था और दूसरा है कि वो एक उस्ताद और स्टूडेंट का जो एक ताल्लुक था वो जस्ट लाइक बाप का और बेटे का होता था और जिस महीने से वो पढ़ाते थे वो आजकल मौजूद नहीं पाया जाता। जैसे कि आपने कहा कि 6th में जाके हमने ABC सीखी थी और मुझे याद है कि जो मेरा हेडमास्टर था मास्टर अब्दुल गनी मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता करे, इतना लॉयल था। और मेरी 6वीं और 7वीं में जो उसने इंग्लिश पढ़ाई और स्कूल से बाद हमें जाने नहीं देता, शाम तक बिठाता था, कोई ट्यूशन कोई कुछ नहीं थी और पढ़ा के हमारी इंग्लिश टेंसेज ये वो ग्रुप हुई। आज तक मैं उसी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। 8वीं में अनफॉर्चुनेटली वो चेंज हो गए तो दूसरा आ गया, उससे ये कैलिबर नहीं था। लेकिन अभी मैंने पीछे उसके मुझे मिला तो मैं उनको ले आया घर, 1 महीना अपने घर रखा, उनकी खिदमत की, मेहमान बना के रखा।
फिर उन्होंने कहा जी मैं उदास हो गया हूँ। सर माजी ये मोहब्बतें होती थी टीचर्स और स्टूडेंट्स में। और आजकल जो है वो बड़ा एडवांस है और स्टूडेंट इतने ओवरबर्डन है, और लेकिन हम जाते हैं, कंपटीशन का बड़ा दौर हो गया। लेकिन अब जब देखते सर हैं माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा तालीम जो है वो तो देखे कौमें करती है तालीम के जरिए पे तरक्की। जी बेसिक चीज है कि आप कौम को एजुकेट कर दो तो तमाम शोबों में कौम ऑटोमेटिकली एडवांस कर जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा। जी। ये होता है जब प्रायोरिटीज किसी की हो। अनफॉर्चुनेटली जो प्रैक्टिकल आप देखते हैं उसमें तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नजर नहीं आती है। एजुकेशन के लिए जो फंड्स चाहिए वो नहीं मुहैया की जाते जिस तरह की एलोकेशन करनी चाहिए, और फिर जो एलोकेशन की जाती है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। फिर टीचर जो है उनको इस तरह की एजुकेशन या ट्रेनिंग भी दी जाती और रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो एक मुलाजिम बन के रह गए टीचर। वो टीचर वो नहीं रह गए जो उस्ताद थे कि इसको फरीजा समझ के और इसको इबादत समझ के करते थे। अब हर जगह पे डिटीरियोरेशन इतनी ज्यादा हो गई है, और अब तो सरकारी स्कूल में तो लोग जाना पसंद नहीं करते। सब लोग जाते हैं प्राइवेट तालीम का राज रट्टा सिस्टम, नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? ये प्राइवेट जो सिस्टम है एक तो इतना महंगा है, हर बंदा क्या, मैं समझता हूँ कि अच्छा बड़ा जो मिडिल क्लास में होगा वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जितनी फीसें हैं ये प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन बेचारे अपने पेट फाल के जैसे भी यह स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन वहां पे भी वो एक निज़ाम कंपटीशन का दौर होगा कि नंबर ज्यादा लेने हैं, वो ऐसा टैक्टिक्स बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं, रटे लगाते हैं। वो जो स्टूडेंट्स के अंदर जो चीजें इनकल्ट्रेट होनी चाहिए, जो उसके अंदर पैदा होना चाहिए, एक लर्निंग की और एक सोचने की और एक आगे जाने की, इन्वेंशन करने के लिए आगे, वो चीजें कम मिलती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो आजकल कितनी वो डिप्रेस गुजर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलते हैं, उनको शोबे नहीं मिलते, इतनी इतनी डिग्रियां लाए फिरते हैं। तो ये गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए कि एक तो हमने तालीम इसलिए दें जो प्रैक्टिकली हमारे काम आए, बिल्कुल, और टेक्निकल एजुकेशन हो, और जिसमें तो हर बंदे के लिए हो कि ये बंदा ये डिग्री लेके जाएगा तो फलां शोबा में ये एक्सपर्ट होगा। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि तालीम से खानदान और कौमें तरक्की करती हैं, सेहत तालीम कौम का बुनियादी हक, पॉलिसी मेकर बजट के मौके पर तालीम सेहत और कौम को नजरअंदाज क्यों करते हैं? असल में बजट जो है ना, बजट का पर्पस क्या है? बजट का पर्पस है कि देखना है कि इस हमारे पास आमदन कितनी है जी, और हमने अखराजात कितने हैं, हमने उनमें तवाज़न रखना है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तवाज़न नजर नहीं आता है जी बिल्कुल। और तवाज़न आमदन हमारी उतनी होती नहीं जितने हमारे एक्सपेंसेस और हम बजट में रख लेते हैं, और फिर हमें बैरूनी कर्जे लेके इस कौम पे वो वजन डाल दिया जाता है, और फिर ये नस्लें वो कर्जा उतारती रहती हैं, फिर हम अगले बजट में और कर्ज लेते हैं, अगले कर्ज में और ले लेते हैं। हालांकि चाहिए कि हमने अपनी चादर अपने पाँव दे के फैलानी चाहिए। और उसके आप देखें कि इनकी जब ये इनको पता है कि हमारा बजट खसारे में है और सारा, आप देखें कि जुडिशरी की तनख्वाहें कहाँ पे चली गई हैं, कितने लाखों में बढ़ा देते हैं, सेनेटर की कितना चली गई है, MPS की कितनी चली गई, MNS की कितनी चली गई है, और जो अब जो हमने एक और सिस्टम है कि हम इतने करोड़ों के राउंड अबाउट लेके जो फेवरेट लोग हैं उनको अदारों के सरबराह बना देते हैं। तो ये हम, और एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के आप देखेंगे जो इनके दावे होते हैं, आप इन्हें सुने तो वो समझते हैं कि हम बड़ी ख्वाहिश शादी कर रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश शादी कहीं नजर तो आती नहीं है। आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को कैसे फहाल बनाया जाए? मैं भी जैसे इस कौम का एक शहरी हूँ, इसलिए हर शहरी का ये हक है कि उसको तालीम जो है, एक तो तालीम उसको दी जाए, तालीम एक तो बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की हो, उसमें टेक्निकल एजुकेशन, उसमें उस शोबे में जिसमें जाके कहाँ पे उसका वो सर्व कर सके, वो कौम की खिदमत कर सके, ऐसी एजुकेशन हो चाहिए। ऐसी डिग्री का क्या फायदा जिससे बंदा किसी के काम ही ना आ सके? तो वो ऐसी डिग्री उसको इस तरह का आप सिस्टम दे, एजुकेशन का सिस्टम बनाए जो प्रैक्टिकल लाइफ में बंदे को सक्सेसफुल बनाए, और फिर उस सिस्टम में आप ऐसे करें कि आम बंदे भी दाखिला दे सके, उसकी इतना एक्सपेंसिव ना हो, और उस सिस्टम को ऐसा लाएं। और उसके बाद ये हर शहरी के लिए, आप देखिए आप कितने करोड़ों लोग जो हैं वो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तालीम से महरूम हैं, उनके पेरेंट्स इस अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्कूल में दाखिल कराएं। तो वो ये गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट इस तरह से फ्री और इस तरह का माहौल दे एजुकेशन का कि हर बच्चा जो है स्कूल में जाए, ताकि कौम पढ़ी लिखी होगी तो ये मुल्क की तरक्की होगी। आपकी तरफ वापस आते हैं सर, 1984 में आपने LLB किया, लॉ की डिग्री हासिल की, आपको टैक्स रेवेन्यू और लॉ की तरफ आने का रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मैं टैक्स में तो नहीं हूँ, लॉ की तरफ मैं तो शुरू में मेरा था कि मैंने लॉ करना है। लॉ करके मैं फिर जब सर्विस में चला गया तो उस वक्त मैजिस्ट्रेटी सिस्टम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम जुडिशल केसेस डिसाइड करते थे, क्रिमिनल के बड़े बड़े केसेस, एंटी करप्शन और क्रिमिनल फौजदारी केसेस।
तो वो करते रहे। फिर ये सेपरेशन हो गई जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से, तो फिर हम इधर आ गए, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, तमाम ओहदों में अल्लाह ताला ने मुझे सरफराज रखा, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन। और इस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे सर। अगर हम माजी की बात करें 1984 की, जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मौसम कौन थे? नहीं, मैं तो उधर से जाकर मैं इधर हाई कोर्ट ज्वाइन कर गया था। हाई कोर्ट से फिर मैं इधर इम्तिहान दे के इधर चला गया कंपटीशन की तरफ। मैं वकालत में प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद आया हूँ, और मेरी ये पैशन था। मैंने जब यहाँ पे मुझे ऑफर भी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से जब रिटायर हुआ, तो हमको आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं, लेकिन मैंने कहा जी नौकरी जो है वो बड़ी कर ली है, अब एक आज़ाद ज़िंदगी भी गुजारनी है, एक आज़ाद प्रोफेशन है ये। तो मैंने आप इमेजिन करें कि मैं 18 दिसंबर 2018 को रिटायर हुआ, और 19 दिसंबर को मैंने लाइसेंस ले लिया था अपना, और 19 को मैं कोर्ट में फीस लेके पेश हो गया था। मैंने एक दिन भी ज़ाया नहीं किया रिटायरमेंट के बाद सर। और उस वक्त के अल्हम्दुलिल्लाह। सर कभी बार की सियासत में हिस्सा लिया? बार की सियासत किस हद तक है कि वो कोलीग्स दोस्त खड़े होते हैं, तो उनके साथ लाइजान होता है, और उनकी जहाँ पे स्पोर्ट की, जिसको हम समझते हैं कि ये बार के लिए बेहतर है, प्रोफेशनल लायर है, इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को मैं नहीं मानता। मैं देखता हूँ कि ये बार के लिए क्या सर्व का जो समझ आता है, तो उनसे फिर इंशाल्लाह सपोर्ट भी करते हैं। और सियासत कभी आपने क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा भी हैं? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मौके पर वोट किसको देते हैं? ये एक पर्सनल सा सवाल है, ये चेंज होता रहता है वक्त के साथ। आपने अपने करियर का आगाज कब शुरू किया? मैंने कैरियर का आगाज अपना शुरू किया था 84 में, लॉ के बाद। वो लाहौर हाई कोर्ट में मैं अपॉइंट हुआ था। किस ओहदे पर सर? हाँ जी, किस ओहदे पर? वो मैं उस वक्त था जजमेंट राइटर हाई कोर्ट के जज के साथ। तो उससे मैंने बड़ा लर्न किया। आज जो मैं वकालत कर रहा हूँ, जो हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, यहाँ भी ये मेरी सारी लर्निंग वहाँ पे है। मुझे तमाम सिस्टम, बड़े बड़े लायर जब पेश होते थे, उनके आर्गूमेंट सुनते थे, बहस सुनते थे, फिर जज साहब से फैसले लिखते थे, तो वो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग हुई। आज जब मैंने आपको बताऊं कि जब मैंने वकालत शुरू की, तो मेरा एक दिन भी मैं किसी का शागिर्द नहीं रहा। मैंने इंडिपेंडेंटली आके वकालत शुरू की है, और अपना चैम्बर बनाया है, और खुद इंडिपेंडेंटली वकालत की है। सर उसके बाद आप कैसे आगे मूव पे डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर के ओहदे तक कैसे पहुंचे? अच्छा, मेरी पोस्टिंग अल्लाह की तरफ से होती रही है। मुझे मेरी तमाम जितनी भी पोस्ट है कैरियर की, तमाम ही बड़ी एक्टिव और मेन पोस्टिंग्स हैं। कहीं भी मैं कोई ऐसी पोस्टिंग, या जिसको आप कहते हैं कोई साइड पोस्टिंग या एडिशनल वाली पोस्टिंग, यानी मजिस्ट्रेट रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, कमिश्नर रहा हूँ, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन रहा हूँ, डायरेक्टर LDA रहा हूँ। मुझे तमाम वो थी पोस्टिंग जो आपकी डायरेक्ट अथॉरिटेटिव थी, जहाँ आपको ये मौका मिलता था कि आप डिलीवर करें, पब्लिक सर्विस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे मौके जो है अल्लाह ताला की तरफ से मिलते रहे। अल्लाह की, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, मेरी ब्यूरोक्रेटिव नहीं थी, लेकिन वालिद साहब की दुआएं बड़ी थी। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ने बड़े रूहानी मुकाम पे फाइज किया हुआ है, और वालदा की दुआएं थी, और मुझे पूछते थे कहाँ पोस्टिंग चाहिए, तो दुआ करते थे, अल्लाह ताला मुझे पोस्टिंग दे देता था। सर आजकल देखने में आ रहा है कि जज साहिबान प्रेशराइज की वजह से काफी मुतासिर हो गए हैं, जिन्हों आप ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कभी आपके ऊपर भी कोई सियासत की तरफ से कोई प्रेशर आया? जी, ये तो एक आपकी सर्विस का हिस्सा है कि अगर आप प्रेशर से नहीं आते हैं, प्रेशर से आते हैं, लेकिन आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप प्रेशर रेजिस्ट करें और मेरिट को न छोड़ें। मेरी लाइफ में मुझे बड़े प्रेशर्स आए, और इवन मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट था, तो मुझे इतने ज़्यादा दोनों तरफ से प्रेशर्स थे, और उसमें बड़ा काम किया मैंने। जब जुडिशल मजिस्ट्रेट था, तो मुझसे पहले मुझे एंटी करप्शन थाना भी दिया गया, लेकिन किसी ने कभी किसी की हथकड़ियाँ नहीं खिलाई थी। लेकिन जब मेरे पास बेगुनाह लोग होते थे, तो मैं उनकी हथकड़ियाँ खिलाता था। मेरे पास DG एंटी करप्शन चल के गया ऑफिस में कि रिमांड चाहिए, तो मैंने उस बंदे की भी हथकड़ियाँ खिलवाई। फिर मेरी 302 में जो बेगुनाह होते थे, उनको भी हथकड़ियाँ खिलवाई। ये वो इंस्टांसेस हैं जहाँ मुझे फेस करने पड़े। मुझे चीफ जस्टिस साहब के पास बुलाया गया, और जब मैंने रजिस्ट्रार साहब को सारा बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रार साहब ने मुझे कहा कि चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि मजिस्ट्रेट साहब को मेरी एप्रिसिएशन कन्वे करना। इसी तरह साशी जाई साहब ने मेरा नोटिस लिया कि आप 302 की हथकड़ी खिलाती। मैं कहा बेगुनाह लोगों को तो मैं जेल नहीं भेज सकता। तो आपकी आला खिदमत को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा वाकया जो कि आपको आज तक याद दिलाता हो?
मुझे ये जो दो वाकयात है ना, जिसमें एक सेशन जज साहब ने और एक उसने जी मुझे चीफ जस्टिस साहब ने बुलवाया, जी। वो बिल्कुल ऐसे लोग थे, उनको यानी जो जालमाना निज़ाम होता है कि हमने किसी को स्क्रू करना है, किसी को दबाना है, जी तो वो उस तरह के केसेस थे और बंदे बेगुनाह थे। और दूसरी तरफ से प्रेशर था जी एंटी करप्शन का भी। जिस बंदे को मैंने डिस्चार्ज किया तो उसको रिमांड लेने एक डीएसपी जाता था, एक मजिस्ट्रेट जाता था। जब मैंने डिस्चार्ज किया तो मुझे याद है कि उस वक्त मजिस्ट्रेट साहब ने, मुझे मुनव्वर शाह साहब थे, जी। उन्होंने कहा कि जी हाँ साहब, आपको पता है किसको किसने गिरफ्तार कराया था? मैं कहा जी नहीं, मुझे तो नहीं पता। इसको पता है चीफ मिनिस्टर साहब ने करवाया था। मैं कहा जी चीफ मिनिस्टर साहब को तो सिचुएशन का नहीं ना पता होगा। आप जो मैंने इसको डिस्चार्ज ऑर्डर पे लिखा है ना, ये आप चीफ मिनिस्टर साहब को कराएंगे तो पता चल जाएगा। मैं मेरिट पे कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। और इस तरह जब चीफ जस्टिस के पास आया, जिस तरह से मैंने उनको प्रेजेंट किया और जो मुझे अप्रिसिएशन मिली वहां से, और उसके मुझे बाद और नारकोटिक्स फोर्स थाना दे दिया गया और एलिगेशन कर दी गई, तो ये चीजें तो फिर नहीं बंदा बोलता ना। इस तरह 302 के केसेस में ऐसे फिर मुझे वहां से पहले रोक, उन्होंने कहा कि सेशन जज सुनेगा एडिशनल, फिर वापस भेजा कि नहीं आप ही करेंगे। मैं एक दफा रजिस्टर हाउस से मैं गया, आपकी किस्म के हक में कहा, मैंने जाकर सुना था तो मैं ये जुल्म है, क्योंकि एक तरफ तीन बच्चे हैं, उनका हक नहीं है, उनकी सर आजकल देखने में आ रहा है बेंच और बार के दरमियान बड़े तसादात पैदा हो जाते हैं। क्या बार की क्यादत मुंसफिक होने के बाद अपनी जाती मफादात के खातिर झुक जाती है, बिक जाती है, जिसकी वजह से बेंच और बार के दरमियान तसादात पैदा होते हैं? एक्चुअली जैसे हमने देखा है कि हमारे जिंदगी के तमाम शोबे में देखते हैं तो हर जगह डिटीरियोरेशन है जी। आपको कहीं भी परफेक्शन नहीं नजर आती। कौमों की जिंदगी में हम देखते हैं कौमें तरक्कियां करती हैं और हर शोबे में एडवांस करती हैं जी उनकी में उनमें बेहतरी आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो जब अपनी लाइफ का इहाता करता हूँ तो मुझे तो यही नजर आया कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डिटीरियोरेशन है, इसी तरह बाहर में भी डिटीरियोरेशन है, बेंच में भी डिटीरियोरेशन है। वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ गए हैं। आप देखें बाहर में पॉलिटिक्स बड़ी आ गई है। बाहर में इतना भी पता है वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बड़ा कम ही कोई इलेक्ट होता है, वो किसी के साथ अटैच होगा, एक ग्रुप के साथ होगा या दूसरे के साथ होगा, उस ग्रुप का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, उसका होता है। जब होते हैं तो वो अपने पार्टी के इंटरेस्ट और दूसरे इंटरेस्ट जो इंडिपेंडेंटली काम है वो नहीं होते। इस तरह बाहर में भी डिटीरियोरेशन है और फिर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। जजेस में भी आपको तो कभी ये होता था कि एक जज को यहाँ से उठा के आप हाई कोर्ट से वापस पेशावर भेज दें, बलूचिस्तान भेज दें, बलूचिस्तान वाले को उधर भेज दें, उसको उधर भेज दें। उनको एक जो प्रोटेक्शन थी ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उनसे मैं समझता हूँ कि हट गई है। अब वो हर बंदे की जाहिर है एक लिमिट होती है प्रेशर को, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए। तो वो इन चीजों में दिन ब दिन मैंने देखा कि डिटीरियोरेशन में हम कोई अच्छी तरफ नहीं जाते। सर क्या काले कोर्ट के लिए भी कोई कानून साजी है, और कानून साजी है तो अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो कानून इसके जो काले कोर्ट है इसको भी तो इनके नुमाइंदे हैं ना, जो हमारी जो बार एसोसिएशंस है, या बार एसोसिएशंस में वो इंडिपेंडेंस वो है वो पे रहेंगे और वो भी अपने उन मामलात में लगे रहेंगे, सियासत में लगे रहेंगे, अपनी वैसे इंटरेस्ट में लगे रहेंगे। काले कोर्ट के हवाले से बात की क्यादत से मैंने सवाल किए, जिसमें फिर मसूद कुश्ती साहब हैं और ख्वाजा कैसर बख्श साहब से बात की कि बाहर की तरफ से मजम्मती बयान तो सामने आ जाते हैं, अमल दरामद नजर नहीं आता। काले कोर्ट को कैसे इज्जत दिलाई जाए? काले कोर्ट को इज्जत बड़ी मिली हुई थी, लेकिन काले कोर्ट की इज्जत जो है, अब जब एक जबर का जमाना आ जाए तो इस जबर में हर बंदे की एक लिमिट रहती है। आपने माजी में देखा है कि काले कोर्ट के साथ क्या क्या जबर हुए हैं, जबर के साथ भी अपनी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, रोजगार है, वो कहाँ सड़कों पे वो डंडे रोज खाएं और कहाँ जेलों में जाएं। अनफॉर्चुनेटली काला कोर्ट में जो है ना वो जैसे आप पहले उसमें दूसरे कामों में तजली हुई है, इसमें भी तजली हुई है। इनको वो मकाम जो है वो जो देना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया जा रहा। और कौम के जो इंसाफ के तकाजे हैं, जो इंसाफ की जो है उसमें काले कोर्ट का एक बड़ा ही अमल दरामद है, बड़ा ही अहम रोल है। जब काले कोर्ट को आप वो ना समझेंगे, वो मुकाम ना देंगे, तो उसका वजह है कि आप लोगों को इंसाफ ही तो नहीं मिल रहा। आप किसी शाही से चले जाए, आपको वो बताएगा, आप उससे पूछे यार आपका ये केस था, आपको इंसाफ मिला है? जी सर। और बोला है कितने अरसे में मिला है?
आजकल देखने में आ रहा है बेंच चेहरा शनासाई फेस रीडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है कि बेंच सीनियर वकला को सुनती और फैसले करती नजर आ रही है। ऐसा कुछ है सर आपकी नजर? नहीं, ये तो ऑफ कोर्स हर जगह पे आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा है कि जो स्पिरिट जुडिशरी है वो ऐसा नहीं करती है। वो जो भी बंदा जाता है जिसको केस करता है, लेकिन उससे ये आप डिनाई नहीं कर सकते है नहीं है, इसलिए भी है कि वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को बात करते हैं, क्योंकि अब जो आपकी बात है उनके जो रसाई है ऊपर तक है, उनके रसाई डिपार्टमेंट है और कोई सिस्टम है। अब बाहर की जो आप समझते हैं कि जो बेंच की रिक्रूटमेंट है उसमें पॉलिटिक्स हो गई है, बेंच की पोस्टिंग ट्रांसफर में, बेंच के बहुत सारे मामलात में बेंच को बहुत ज्यादा सहूलतें देने में बेंच की तनख्वाहें आसमानों से कर दी गई हैं, उनको सहूलतें दी गई हैं। इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट जब इन चीजों पे चीजें आ जाती हैं फिर अनफॉर्चुनेटली वो आप समझते हैं कि जो एक आइडियल सिस्टम वो नहीं रहता। निचली सतह की अदालतों में फैमिली और सिविल मुकदमात की भरमार पाई जा रही है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि फैमिली और सिविल मुकदमात को 3 माह में डिस्पोज किया जाए। हवा में उड़ा दी गई, क्यों? उसकी वजह यह है कि कैपेसिटी नहीं है नीचे जी, इतने आपके जितने केसेस हैं उस रेशो से जजेस नहीं है। ये तो जजेस का मामला तो माजी से रोना गाना चलता वो चलता आ रहा है ना, लेकिन केस लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। और एक जज के पास जाएंगे तो इतनी लिस्ट पड़ी हुई है। दूसरा अनफॉर्चुनेटली वो वकला में जो जजेस में एक वो थी ना तरफ मैंने कुछ डिलीवर करना है वो भी अपना ना मोस्टली अपना टाइम गुजारता है वहां बैठ के। वो भी नहीं चाहता कि जैसे वकला में भी आप देखें कि वकला में भी 2 तरह के है। कई वकला में ऐसे हैं कि वो पर्सनल इंटरेस्ट पे जजों को दबाने की भी कोशिश करते हैं। उनका वकला का ये रोल होता है कि हमें एक पार्टी का इंटरेस्ट होता है कि जल्दी फैसला हो जाए, दूसरे को होता है कि मैंने इसको लमकाना है। वो ऐसे टैक्टिक्स यूज करता है, साल मुकदमात को ले जाता है। वकला जो जजेस है वो कर्ज नहीं करते इतना कि जी मैं इसमें कोई प्यूनिटिव एक्शन लूं या करूं, उसकी वजह से लटते रहते हैं। और अगर वकला भी अपना सही रोल अदा करे तो मैं समझता हूँ कि जल्द इंसाफ हो सकता है और सही इंसाफ हो सकता है। गुलाब भी अपना वो सही रोल आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल कमीशन ने जजेस की तकरीर की है, इससे कुछ अदलिया में बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, अदलिया में बेहतरी तो इस लिहाज से हुई, जाहिर है जब आपकी तादाद बढ़ेगी जी जजेस की तो वो जितनी आपकी पेंडेंसी है वो निकलेगी, वो तो इसकी जरूरत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह भी देखा है उन्होंने कुछ सिस्टम को चेंज किया है, कोई इंटरव्यूज कर रहे हैं जजेस की, वरना तो इंटरव्यूज वगैरह होते ही नहीं थे तो वो उनकी कैपेसिटी देखी जाती है। तो बाकी ये कि एक हमें जहाँ भी कोई बैठा अपने ओथ की पासदारी करनी चाहिए। जब एक जज ओथ ले लेता है तो फिर उसको हर चीज़ हर किस्म के प्रेशर से, हर किस्म के वेस्टेड इंटरेस्ट से, हर किस्म के वफाद से अपने आप को बालातर करना चाहिए। अल्लाह को भी हिसाब देना मैं भी बड़ी खामियां है, लेकिन कोशिश करते रहे, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो कोई साबित करना रखता रहा। लेकिन ये मैं कहूँ कि मैं बड़ा परफेक्ट था नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था, बड़ी खामियां थी, कमियां। सर, हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमा इल्तवा का शिकार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा पाए जा रहे हैं। आपके क्लाइंट शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। इंसाफ की फराहमी में रुकावटें कहाँ पेश आ जाती हैं जिसकी वजह से मुकदमा इल्तवा का शिकार होते हैं? जो मेन वजह है ना, जो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस, सुपीरियर जुडिशरी में तो प्रॉब्लम ये आ गया है कि वहाँ पे इतने केसों की भरमार है। आप कहीं जाके जज साहब की लिस्ट देखें कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लिटिगेशन बहुत ज्यादा हो गई है। जब तक लिटिगेशन को पता नहीं है, आप जजेस को भी ये एक रोल अदा करना चाहिए जहाँ वो सर आपकी मैं बात कर दूं, आपने भी तो आला खिदमत अंजाम दी है। आजकल जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे। नहीं, मैं देखे वेरी है जब हम जजेस को देखें, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो उनकी वर्किंग है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्पोजल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी इंटेग्रिटी है। तो जाके हम बार बार आके बात करते हैं यार फलां जज क्या बंदा है यार, अल्लाह का कितना काबिल है, कितना वो पेशेंट हियरिंग देता है और पूरा अंडरस्टैंड करता है, मेरिट पे फैसले करता है और वो शाम तक लगा रहता है, इतनी डिस्पोजल करता है, कहीं नहीं करते हैं। तो आप सबको एक जगह पे नहीं इकट्ठे कर सकते, डिफरेंट है। सुपीरियर जुडिशरी में मोस्टली जजेस की ये होती है कि वो मैक्सिमम काम करें और वो सबको पता चल जाता है। लेकिन जो ज्यादा करते हैं उनकी तारीफ, उनकी इज्जत भी होती है, एहतराम होता है और वहां पे मैं समझता हूँ कि ये उनकी तराद भी बढ़नी चाहिए
और प्लस एक ये फ्रीबल लिटिगेशन के लिए गवर्नमेंट को निज़ाम अदल में खामियों का सिलसिला जारी है। क्या आप समझते हैं सर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? ये देखें आईनी अदालतों का जितना मामला था ना बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू जी इसको आप खिदमत भी इंजाम दे रहे थे जी और ये भी ये कोई नई चीज तो कोई नहीं है, लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट होते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को किस तरह से प्रॉपर्ली ज्यादा कवर कर सकती है और फायदा हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली लेजिस्लेशन है ना, ये भी तो सही नहीं है ना। आपने लेजिस्लेशन का तो मकसद ये है कि आप आवाम की फलाह व फौज के लिए वो काम करें, जो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, जो कंट्री के इंटरेस्ट के लिए हो, जिसमें कुछ सिचुएशन बेहतर हो जाए। जब हमने स्पेसिफिक किसी पर्पज को आके करते हैं लेजिस्लेशन तो उसमें रिजल्ट अचीव नहीं होते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि अदलिया को अगर सियासी और सिफारशी कल्चर से पाक कर दिया जाए तो अदलिया आज़ाद नजर आएगी? ये हमारा हम बेसिकली तो लॉ तो यही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आज़ाद है, ये इंडिपेंडेंट है। कहीं पे कोई कानून पे तो लॉ में तो किसी की ऐसी पाबंदी नहीं है इनपे, इनको प्रोटेक्शन है, सब कुछ है। लेकिन प्रैक्टिकली आपने जो मुल्क के हालात हो गए हैं, जो एलीट ने वहां पे कब्जा किया हुआ है और वो हर चीज पे हावी है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिपेंडेंस रहना बड़ा मुश्किल है। हमारे जहाँ पे आईन है कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो फुल इंडिपेंडेंस देते हैं, वो तो अदलिया को इंडिपेंडेंस, वो तो किसी के मतहत नहीं है जजेस, और वो सिविल जज हो कोई दूसरा हो, हर बंदा इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपने ओवरऑल देखे कि वक्त के साथ साथ हमारे जो मामलात हैं, जो इंटरफियरेंस है, वो जुडिशरी में बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। हालांकि ये वक्त के साथ साथ होनी नहीं चाहिए थी, होनी नहीं चाहिए। पहले जो कम थी ना, ये डे बाई डे हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस बढ़ी है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली है। इससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं। जब जब जाति तलवार लटकी होगी ना कि यार मुझे कोई फायदा या मैं केस ये नुकसान हो सकता है, ये मैं ऐसा करूंगा तो मैं रहूंगा, ये बड़े मसले में खामियों को कैसे दूर किया जाए? इन खामियों को कैसे दूर किया जाए? ये खामियां जब बिल पावरफुल की जो हमारी गवर्नमेंट है टॉप पे, जो लेजिस्लेशन है उनकी ये बिल हो प्रैक्टिकली कि हम यार यहाँ पे अब कुछ करने के लिए हैं जिससे हमारी दुनिया भी समझ जाए, हमारी आखिरत भी समझ जाए, और ये कौम हमें सुनहरी लफ्जों से याद करे। तो वो फिर हम ऐसे काम करेंगे जिससे बिल्कुल, अगर मैं भी हूं ना, उसे कहो कि प्राइम मिनिस्टर को पता हो कि मैं भी हूं तो मैं भी भुगतूंगा। एक आम चपरासी है तो वो भी भुगतेगा। अदलिया के सामने सब बराबर हो गए। हम ऐसी लेजिस्लेशन लें, ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसी इंडिपेंडेंस दें, तो फिर जाके होगा। जब ये हो कि नहीं जी एक के लिए और कानून है, दूसरे के लिए और कानून है, तो वो मुल्कों में ऐसे जुडिशल सिस्टम फ्लोरिश नहीं करता। क्या अदलिया में काली बेड़ियां पाई जा रही हैं, और अगर पाई जा रही हैं तो काली बेड़ियों को कैसे निकाला जाए? नहीं, वो तो एक अदलिया में सिस्टम तो है अकाउंटेबिलिटी का। जैसे आप सुप्रीम जुडिशरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अमल दरामद नहीं है सर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो फोरम्स तो दिए हुए हैं सारे, लेकिन प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, ये जाहिर है वो ऊपर वाले इदारों ने ये डिसाइड करना होता है। लेकिन जो मैं देखता हूँ कि पीछे जो भी कंप्लेंट्स वगैरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उनका उन्होंने लिया, एक्शन भी लिया। तो चलता रहता है, नीचे भी एक सिस्टम है, लेकिन कौन अफोर्ड कर सकता है? मसलन जो पाकिस्तान में कानून मौजूद है, सिस्टम भी मौजूद है, पॉलिसियां बनाई जाती हैं, अमल दरामद नजर नहीं आता। इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराई जाए? इम्प्लीमेंटेशन विल ऑफ गवर्नमेंट है। जब बंदा अकाउंटेबल होगा ना, तो उसको पता कि मैं अकाउंटेबल हूं, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो मुझे को पूछेगा। आज तक यही है कि हर बंदे के ज़हन पे कुछ ना कुछ ये उसको फियर हो कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता है। अगर मैं करूंगा तो मुझे एक तरक्की मिलेगी, मुझे सर्विस में मेरा गुड नाम होगा, मैं अच्छा काम करूंगा। तो जब वो सब जो है मोटिवेटेड चीजें हूँ, तो फिर तो आपके तजुर्बात की रोशनी में अदलिया को कैसे मजबूत, पायदार और बहाल बनाया जाए? अदलिया तो देखिए, अदलिया का सिस्टम उसमें यही करना चाहिए जैसे मैंने बताया कि उसमें उनको प्रैक्टिकली एक होती है आप डॉक्यूमेंट्री उनको इंडिपेंडेंस दी हुई है, एक होती है प्रैक्टिकली साता कर दें कि उसके सामने, जैसे हमारा खुलफाए राशिदीन का दौर था कि वहां पे
हज़रत उमर भी अपने आप को पेश कर हज़रत रहे उमर फारूक, थे, जी, तो जी। वहाँ पे उनकी विल थी ना ऐसी, तो ऐसे आने चाहिए जिनकी विल है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था कि हम यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो सेक्रीफाइसेस दे के वहाँ से हिजरत करके इधर आए और इतनी इतनी तकलीफें, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते जब उनकी बातें सुनते हैं कि किस तरह यहाँ पहुंचे और किस तरह सेटल हुए। तो वो जो कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए बनाया था, अनफॉर्चुनेटली वो वडेरा ग्रुप और सारा वो स्टार्ट में ही वो छा गया था। यहाँ पे जो सरदार थे और बड़े बड़े जागीरदार थे, और ये शुरू में उन्होंने ये लियाकत अली के बाद उसको कत्ल करके और सारा इसको सिस्टम को लपेट लिया था, और वो आगे फिर जैसे चलता रहा, मौका ही नहीं मिला किसी को। और जब आप जब आते हैं वो आप लोग वो हर किस्म के जहाँ पे इंडिपेंडेंस आप समझते हैं कि किसी इदारे को भी इंडिपेंडेंटली काम करें, तो जब तक इंडिपेंडेंस नहीं होगी, जब तक हम कहेंगे ये हो ही ना कि मैंने, अब सबसे पहले तो आपके इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन आपका फेयर है, जिन लोगों को आप यहाँ के लेके जाते हैं वो कैसे जाते हैं, तो जब तक आपका जो सिस्टम सारा फॉल ना हो, सिस्टम आपका ट्रांसपेरेंट ना हो, लोगों के हाथ में देखना, लोग देखेंगे भाई ये हमने किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, हमने किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, हमने किसी को एमएलए बनाना है, एमपीए बनाना है, और उनको पता हो कि हमने फिर जब जाना है इन लोगों के पास जाएंगे, वो ये हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब हमारे वोटों से तो बनता कोई नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है या IMF की? नहीं, पैदावार नहीं है, ये तो जैसे मौजूदा हुकूमत है, पिछली हुकूमतें भी ऐसी आती रही हैं। ये तो मैं तो एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा हो जिसमें अवाम की बंदे, अवाम के नुमाइंदे आए, अवाम के नुमाइंदे आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आर्मी का है वो उसमें एक जो मौजूदा हमारे जनरल आसिम मुनीर हैं, वो एक ऐसा लेके आए हैं, जैसे पता चलता है किसी बंदे के दिल में दर्द दिल है और उससे मुल्क का भी। और क्या आप हुकूमत पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से पॉलिसियों से मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। क्यों? मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं आती हैं, जी, सामने उसके रिजल्ट वो नहीं है। रिजल्ट वो होंगे तो मैं मुतमईन हूँ ना। मैं तो देखता हूँ मेरे साथ मैं मुराद नहीं हूँ, मैं तो देखता हूँ जो गरीब लिटिगेंट है, जिन्होंने वहां जाना होता है, उनको हिसाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको सस्ता मिल रहा है कि बहुत उनकी पहुंच से बाहर है, और फिर वो है कि उनको सही मिल भी जाए तो फिर कितने सालों के बाद उनकी नस्ल चली जाती है, अगली नस्ल आ जाती है, 20 साल गुजर जाते हैं। 20 तो उनको मैं तो फिर कैसे कह, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊँ? मेरे इत्मीनान की बात नहीं है, मेरा इत्मीनान मेरे क्लाइंट का इत्मीनान है, मेरे क्लाइंट वाले तो इत्मीनान नहीं है उनमें। सर, क्या आप हुकूमत पंजाब की खिदमत से मुतमईन हैं? तो देखिए थोड़ा सा वेरिएशन तो होता ही है। जैसे मैं मसल कंपेयर कर लूँ, जो पिछला एक चीफ मिनिस्टर गुज़ार का दौर था, एक मरियम नवाज का दौर है, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। उस बंदे में कैपेसिटी नहीं थी। इसमें जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, इसमें एक विल है कि मैं कुछ डिलीवर कर दूं। तो विल जो है वो परफेक्शन तो नहीं आती, आप कहें कि बहुत दूध की नहरें बह गई हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन परफेक्शन में ये होता है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स नजर आती है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ, अभी आपने जिक्र किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की खिदमत को अगर सामने रखा जाए, हाल ही में अमेरिका ईरान जंगबंदी के तहत पाकिस्तान को जो इज्जत और मुकाम मिला, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में कामयाब होगा? जी इंशाल्लाह ताला मैं तो इस पर फख्र फील करता हूँ। पाकिस्तान की ये इज्जत रिस्पेक्ट सफारती लिहाज पे और कहीं भी ऐसे नहीं हुई थी जो इस वक्त है, स्पेशली जब हमने मार्का हक में इंडिया से जंग जीती है। उसके बाद हमारा एक स्टेचर जो समझा जाता है कि पाकिस्तान एक बड़ा वीक कंट्री है, जिस पे कोई भी आके हमला कर सकता है, ये इंडिया के रहम करम पे है, तो ये सारी दुनिया को पता चल गया कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके अवाम और इसके फौज किस हद तक अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसा जवाब दे सकते हैं। उससे मिली उसके बाद ये सफारती महाज में जो अचीवमेंट हुई है, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये इसका सेहरा स्पेशली जो है हमारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मोस्टली जो फील्ड मार्शल नंबर 1 पे वो है, वो जो अपना किरदार अदा किया है। और आप देखें कि चीफ मिनिस्टर साहब भी जो तो सिफारिश पहले तारीफ उसकी करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छाई बात होती है कि जिसने जो काम डिलीवर किया प्रैक्टिकली जो उसके ईरान जाना, अमेरिका जाना, ये जाना, और उसको अल्लाह ताला ने जो विजन दिया हुआ है, और मुझे पता चला है कि उसके साथ उसकी माँ की दुआएं हैं। उसने माँ से वादा किया था कि मैं कोई ऐसा काम कर दूं कि लोग मुझे याद करें। वालिदैन की दुआएं, वालिदैन की तो ये कौम के लिए ब्लेसिंग है। सर, क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? जी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, जैसे अब हालात मान रहे हैं, हमारा जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक मुकाम बढ़ा है, हमारा जो नेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह ताला इसमें मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी बेहतरी आएगी, तो ये मुकाम बिल्कुल रोशन होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का नाम
जन्नत नज़ीर कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है? जन्नत नज़ीर तो जैसे मैंने कहा वो हमारी शहर जी। है, हम तो उसके लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं और बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं उसके मामलात में। मौजूदा भी जो हालात है इसमें यकीन मैं तो बड़ा वरीड रहा हूँ, परेशान रहा हूँ और दुआ गो भी रहा हूँ। अल्लाह ताला इस मामला को बेसिकली यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी के बगैर जो है ना वो मामला सही चलते नहीं है। और यूनिटी इस तरह से होनी चाहिए कि जो जहाँ पे भी जो अफेयर्स को हल करने वाले लोग हैं ना वो इस पे गौर करें, वो इस पे देखें कि हमने यूनिटी मेंटेन रखनी है, इनमें कैसे रखनी है सर- और इनके जो इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है। जहाँ पे किसी का जेन्युइन इशू आता है तो उसमें आपको बेशक नुकसान होता है, आपको बैक फुटिंग पे जाना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात से कबल रावलाकोट की सानिया पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। एक्शन कमेटी के मुतालबात सामने है कि जी 12 सीटें पाकिस्तान से ख़त्म की जाएं, यह हमारा हक है। आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी के मुतालबात आम इंतखाबात से कबल जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? नहीं, मुतालबात जहाँ तक है, मुतालबात के बारे में मैं किसी को नहीं कह सकता, उसका पूरा एक जाहिर है वहाँ के वो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, एक पार्टी है, एक ग्रुप है, अच्छे बड़े वो लीडिंग लोग हैं, तो उनके मुतालबात जो है उनका एक हक है, मुतालबात करें। अब ये होना चाहिए कि मुतालबात के लिए जो तरीक़ेकार है ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें अमन अमान खराब ना हो, जिसमें हर बंदा जो अपना अपना रोल अदा करे। बेसिकली हमें इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है इसको बड़ा बारीक बिनी से देखा जाता है हर लेवल पे। तो हमने बेसिक चीज़ हमारी यूनिटी जब नहीं थी तो हम दूसरों के लिए एक मजाक बन जाते हैं। उस यूनिटी को बरकरार रखते हुए और जहाँ पे हमारी फेडरल गवर्नमेंट और दूसरों का तल्लक है कि जो उनकी जायज़ चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि ये सिस्टम जो है 12 सीटों का इस तरह से नहीं है तो उनका अल्टरनेट मिला लें। जो यहाँ पे कश्मीरी रहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी सेक्रीफाइस दे के आए हैं, उनका भी राइट है कश्मीर में, लेकिन उनको किसी और तरीके से 27 जुलाई 2026 को आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात मुंतखब हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादाना मुंसफाना इंतखाबात होंगे या इसमें भी कुछ लूजिंग आ जाएगी? मेरी उम्मीद तो यही है कि ये आज़ाद और मुंसफाना होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है हमारा। इलेक्शन जो आज़ाद और मुंसफाना होना चाहिए और स्पेशली इसमें दो कंटेस्टिंग पार्टी है दोनों हुकूमत में है तो उनको एक दूसरे को ये तो स्पेस देना चाहिए कि मुंसफाना हो जाए। आप किसकी हुकूमत देख रहे हैं कश्मीर में? मैं इसमें कोई, क्योंकि मैं ज़्यादा सियासत में इन्वॉल्व नहीं होता तो इसलिए कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 31 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं माशाल्लाह, और यासीन आज़ाद साहब जो है मेहमान खुसूसी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से। इस हवाले से आप कश्मीरी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कश्मीरी अवाम को बहुत सलाम पेश करता हूँ और सल्यूट करता हूँ जिस तरह से वो अपनी हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और जिस तरह से वो हक का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानी उनको अपनी शहरा समझते हैं और वो भी पाकिस्तान को अपनी शहरा समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला यूनिटी से, इत्तेहाद से ये अल्लाह ताला उनको कामयाबी करे, उनके मकासद में उनको पूरा राइट मिले, हमारे जम्मू कश्मीर वालों को भी इस सबक राइट मिले और ये तमाम हमारा एक ही मुल्क बने, उसमें जम्मू कश्मीर भी हो, आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, एक जान हो, एक कालब हो। इसके लिए इंशाल्लाह वक्त आने वाला है, अपनी भरपूर उम्मीद रखें। अब पाकिस्तान वो पाकिस्तानी रहा, पाकिस्तान चेंज हो गया है और पाकिस्तान की प्रायोरिटी कश्मीर है और इंशाल्लाह ताला जो आगे आप देखेंगे वो हालात बहुत अच्छे आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इनके जो तकलीफें वो दूर होंगी। मकबूजा कश्मीर पर एक सवाल है सर, आपकी निगाह में मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या खुद मुख्तार? नहीं, मकबूजा कश्मीर इंशाल्लाह मुझे उन पर कोई 1% भी डाउट नहीं है कि वो उनको इंशाल्लाह ताला ये मौका मिलेगा इस सबले राय का जो इंटरनेशनल रेजोल्यूशन भी है यूएनओ की और वो बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। मुझे 1% भी उनमें नहीं है कि डाउट के वो नहीं बनेंगे, इसलिए कि उनकी सर्वाइवल, उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ अटैच है, उनका फ्यूचर पाकिस्तान के साथ अटैच है। आजकल दुनिया जिस तरफ जा रही है वो छोटे छोटे ग्रुपों की कोई अहमियत नहीं रहती है। सर आपने कभी विजिट किया आज़ाद जम्मू कश्मीर? नहीं, अब आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आएंगे। वेलकम टू यू सर। 31 जुलाई को तशरीफ लाए, मैं आऊंगा और गोल्ड मेडल अवार्ड है इंशाल्लाह और आपका नाम करवाते हैं। चलिए ठीक है। और इंशाल्लाह आपको नवाजते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत नवाजिश। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। कश्मीर पाइंदाबाद।